हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ जहां पे हम लोग जनरल क्लॉजेज एक्ट को फिनिश ऑफ कर देंगे आज के इस सेशन के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो हमारे सेक्शन नंबर 5 तक पूरी चीजें हो चुकी है, निपट चुकी है। और वो कौन सा था? वो था कमिंग इनटू द ऑपरेशन ऑफ एनैक्टमेंट तक। तो ये चीजें हम लोगों ने देखे थे कि जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग पार्ट देख रहे थे हम लोग। आज हम लोग सेक्शन नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं। सेक्शन नंबर 6 आप लोगों के साथ बात करता है कौन सी चीज को? रिपील से रिलेटेड बात करता है। रिपील का मतलब होता है निपटा डालना, खत्म कर डालना किसी चीज को, उसे रिपील बोला जाता है। वापस रिट्रैक्ट कर लेने को हम लोग रिपील कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यार, मान लीजिए अगर कोई एक्ट आया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट 1956 है। अब उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। तो अब क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है तो आपको लगता नहीं 1956 रिपील हो गया, या हम लोग दोनों एक्ट को साथ साथ में चलाए? आप खुद सोच के बताइएगा। सीधी सी बात है सर, ये ऑब्वियस सी बात है। कंपनीज एक्ट 2013 जब आ चुका है तो 1956 रिपील कर दिया गया होगा। अब मान लीजिए 2022 में नया कंपनीज एक्ट, एग्जाम्पल है, मान लीजिए नया कंपनीज एक्ट आ जाता है, तो ऐसे केस में 2013 रिपील हो जाएगा, है ना। मतलब रिपील का मतलब होता है पुराना कोई एक्ट को खत्म हो जाना। सभी लोग बोलिएगा, पुराने एक्ट का खात्मा होना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं रिपील, हम लोग उस चीज को कहते हैं। यस, आइए अब देखो, अब इनका क्या कहना है कि अगर कोई सेंट्रल एक्ट को रिपील किया जाता है तो ऐसे केस के अंदर ये फॉलोइंग 4-5 चीजें नहीं होंगी। मतलब क्या, रिपील आप अगर करते भी हो सेंट्रल एक्ट को तो ये फॉलोइंग चीजें नहीं होने वाली है। सबसे पहला, रिवाइव एनीथिंग नॉट एनफोर्स्ड करके। मतलब क्या, यहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि आप कोई चीज को, जैसे देखिए समझिए, फॉर एग्जांपल 1956 का एक्ट रिपील हुआ 2013 के आने के कारण। अब 2022 में एक नया एक्ट आता है तो 2013 रिपील कर दिया जाएगा। अब क्योंकि 2013 के कारण 1956 रिपील हुआ था और अब 2013 रिपील हो रहा है, मतलब 1956 फिर से पूर्ण जन्म ले लेगा क्या? ऐसा तो नहीं होने वाला है। सिंपल सा लॉजिकल चीज है। तो इनका वही कहना है, क्या पहले वाले पॉइंट का यही कहना है कि रिवाइव एनीथिंग नॉट एनफोर्स। मतलब वहां पे आप दूसरी जो चीजें ऑलरेडी आपने रिपील कर चुके हैं, अब वो चीज जिसके कारण रिपील हुई थी उसी चीज को खत्म कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो रिपील्ड वाली चीज है वो वापस जागरूक हो चुकी है करके। ठीक है, दूसरा, अगर कोई प्रीवियस ऑपरेशंस वगैरह तो वो बिल्कुल मतलब अफेक्ट नहीं होने वाले। आपके राइट्स और जो चीजें बेटा, आपके जो राइट्स हो गई, पेनल्टीज हो गई, इंक्वायरीज, लिटिगेशंस आपके ऊपर चल रहे हैं कंपनीज एक्ट 2056 को लेके, तो ऐसे केस के अंदर ये कोई भी चीजें खत्म नहीं होती है। ये कोई भी जितनी सारी चीजें हैं ना बेटा, ये खत्म नहीं होती है। मतलब अगर आपको कोई राइट्स दिया गया था, प्रिविलेजेस या ऑब्लिगेशंस आए थे या लाइबिलिटीज आपके ऊपर आई थी, अब नया एक्ट आ गया तो बोले पुरानी लाइबिलिटीज को फिनिश करो, नहीं होता है। जैसे अभी भली जीएसटी आया लेकिन सर्विस टैक्स के नोटिसेस अभी भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुराने, मतलब नया एक्ट भली आ गया जिसने पुराने इसको खत्म कर दिया, बट दैट डजंट मीन कि उसकी पेनल्टी, उसकी इंक्वायरीज, उसके लिटिगेशन, उसके राइट्स भी फिनिश ऑफ हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, एक और चीज बताता हूं, डिलीशन और रिपील में तो हल्का सा एक डिफरेंस है। डिलीशन क्या होता है? प्रोस्पेक्टिवली काम करता है। मतलब जिस दिन से यहां पे डिलीशन वर्ड आता है ना, उस दिन से, मतलब रिपील आपने किया तो ऐसा कहते हैं कि जैसे कभी ये एग्जिस्ट ही नहीं किया। रिपील का ऐसा मतलब होता है कि हमने जान से ही मतलब जान से मार डालना, और वो भी शुरुआत से, कि कभी पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा होता है रिपील। और डिलीशन का मतलब होता है जान से मारना, मतलब पैदा हुआ था लेकिन जान से मारा, उसको डिलीशन बोलेंगे। और उसका मतलब क्या होता है किसका? रिपील का, कि जैसे कभी पैदा ही नहीं हुआ करके वैसा माना जाता है रिपील को। तो ऐसा ये केस लॉ का आड़ा टेढ़ा नाम देके रखा है, तो ये केस लॉ का आप रेफरेंस में रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसके ऊपर कहीं तो भी आया है, क्वेश्चन बैंक के अंदर हमने डाले भी है इसको, आई थिंक सो आरटीपी के अंदर या एमटीपी के अंदर पूछा गया था ये सवाल, है ना। तो ऐसी वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। अब 6A क्या कहता है? रिपील ऑफ द एक्ट मेकिंग टेक्सचुअल अमेंडमेंट। अगर कभी कभार आप कोई टेक्सचुअल अमेंडमेंट वगैरह करते हो ना, तो कोई एक वर्ड को आपने चेंज कर दिया, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, मान लो जैसे यही वर्ड्स पहले से कैरी फॉरवर्ड हो रहे थे करके, है ना। उसके अलावा रिवाइवल ऑफ द रिपील एक्ट्स। अब मुझे एक बात बताइए, आप कोई एक्ट जिसको आपने मतलब ये कर दिया था रिपील, अब आप उसको फिर से रिवाइव कर सकते हो क्या? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। आप बिल्कुल पुराने एक्ट्स को रिवाइव कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका पर्पस बताइए पहले। आपका अगर पर्पस इफेक्टिव लगता है तो हम आपको क्या करने देंगे? रिवाइव करने देंगे, वरना भूल जाओ, हम आपको रिवाइव नहीं करने दे रहे। उसके अलावा अब आएंगे हम लोग सेक्शन नंबर 8 के ऊपर। देखिए सेक्शन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेफरेंस टू द रिपील एनैक्टमेंट्स। कभी कभार क्या होता है कि नया एक्ट आता है या कोई दूसरा एक्ट है ना, रिपील एक्ट्स के बारे में रेफरेंस देता है। जैसा एक मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं। जबरदस्ती वो एक्ट में जाके मत देख लेना और बोल रहे मिल नहीं रहा करके, है ना। तो ऐसा मत कीजिएगा। सुनिए बात को, क्या
जैसे कि मान लीजिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर कहता है कि आपको 20% ऑफ नेट प्रॉफिट बोनस देना है करके, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन है ना, ये आपको बोला गया कि कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से आप देखियो करके। अब आप कंपनीज एक्ट 1956 तो रिपील हो गया, अब आप क्या बोलेंगे, अब एक्ट रिपील हो गया तो बोनस देने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता है। भले ये एक्ट रिपील हो गया है, लेकिन उसकी जो नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन थी वो आज भी एप्लीकेबल होती है ये 20% वाले को। या रिपील होने के बाद जो 2013 आया है, और 2013 अगर नेट प्रॉफिट के बारे में कुछ कहता है तो वो नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन 2013 से ली जाएंगी। देखिए यहां पे बहुत प्यारा सा एग्जांपल देके रखा है, 115 जेबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट के बारे में बात करता है ना, 115 जेबी से रिलेटेड। तो ऐसे केस में बोलते हैं कि कंपनीज एक्ट के कारण जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से नेट प्रॉफिट है ना, उसको आप मान लीजिएगा। आप कंपनीज एक्ट 1956 की इन्होंने बात की, अब यहां पे तो 2013 आ गया, अब 1956 को रिपील कर दिया, मतलब 115 जेबी भी को भी स्क्रैप कर दो, ऐसी वाली बात आ गई क्या? ना मुन्ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ऐसे केस के अंदर क्या बोला जाता है कि अगर ऐसा कोई चीज रिपील विपील आप करते हो ना, और वो डेफिनेशन कोई दूसरे चीज से रिलेटेड है, तो आप उसको मान लेना, उसको टेंशन मत लेना उस चीज का। ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। क्या आप ये बात को समझे? सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप इस चीज को समझे? यस। चलिए आइए अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर हम लोग चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग सेक्शन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है आपके साथ, कमेंसमेंट एंड द टर्मिनेशन ऑफ टाइम से रिलेटेड आप लोगों के साथ चर्चा करता है। अब ये कमेंसमेंट एंड द टर्मिनेशन ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए कई बार आपने सेक्शंस में ऐसी चीजें सुनी होंगे ना, फ्रॉम करके या अप टू 30 डेज, ऐसा अपन लोग सुनते हैं, अप टू 7 डेज, ऐसी कई सारी चीजें हम लोग को सुनने मिलता है। तो अगर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट की बारी हो और वहां पे लिखा है कि फ्रॉम 20th करके, है ना, ऐसा लिखा है फ्रॉम 20th ऑफ, अभी जैसे अक्टूबर चल रहा है तो फ्रॉम 20th ऑफ अक्टूबर, ऐसा वहां पे बोला जा रहा है, तो आप समझना बात को कि 21 तारीख से इसकी एप्लीकेबिलिटी चालू हो जाती है। मतलब कि ये जो चीजें एप्लीकेबल होंगे ना, 20th के दिन वो चीज एप्लीकेबल नहीं होंगी, वो एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। 20th के बाद से वो एक्ट एप्लीकेबल होना चालू हो जाता है। और वही अगर 2 वाली बात आई है, जैसे 2/20 लिखा हुआ है, तो आप 20 तारीख को आप फिर उसको इंक्लूड करते हो, उसको आप काउंट करते हो 20th तारीख को। और फ्रॉम अगर लिखा होता है तो 21st को आप पहला दिन काउंट करते हो। ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। कौन सा सेक्शन नंबर, कौन सी चीज के अंदर बताइए मुझे? सेक्शन नंबर 9 के अंदर ये वाली बात हो रही है। तो कमेंसमेंट एंड द टर्मिनेशन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, अगर फ्रॉम शब्द का आपने प्रयोग किया तो फ्रॉम शब्द में से उस तारीख को आप छोड़ दीजिएगा। अगर टू शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो आप उसको इंक्लूड करते हुए चलिएगा। ये मैंने पीटीओ मतलब यहां पे मैंने आपको समझा दिया जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं। इनका एग्जांपल भी देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ टाइम से रिलेटेड बात करेंगे यहां पे। तो कंप्यूटेशन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे देखो यार, मान लीजिए अगर आपको बोला जा रहा है कि जैसे कई बार होता है कि हम लोग इनकम टैक्स वगैरह में ना अपील फाइल करते हैं, इनकम टैक्स के अंदर या जीएसटी के अंदर। अगर हम लोग किसी भी कोई चीज से, मान लीजिए हमारे ऊपर स्क्रूटनी होती है या टैक्स कैलकुलेशन होता है, मुझसे ना सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमको 30 दिन के अंदर स्क्रूटनी को फाइल करना होता है, मतलब 30 दिन के अंदर अपील को फाइल करना होता है। अब ऐसे केस में आप 38 डे जाते हो। अब तो बेटा सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, डिजिटल हो गया है, लेकिन पहले अगर हमको ऑफलाइन केस में हम लोग वहां पे जाते हैं और पता चलता है कि यार आज का तो ये डिपार्टमेंट क्लोज है। अब हम लोग इतने मेहनत से वो डिपार्टमेंट में जाते हैं और पता चलता है कि वो ऑफिसर नहीं आया या वो डिपार्टमेंट क्लोज है। तो ऐसे केस के अंदर जो नेक्स्ट वर्किंग डे होने वाला है ना बेटा, आप उसको मान लीजिएगा कि ये अब आपका आखिरी डे होने वाला है। जैसे सुनिए बात को, मैं अगर कहूं 38 डे के अंदर हमको यहां पे अपील को फाइल करना चाहिए, 30 नवंबर तक हमने क्या कर देना चाहिए था, 30 नवंबर तक हमने अपील को फाइल कर देना चाहिए था। मैं दौड़ा दौड़ा भागा भागा 30 नवंबर तक पहुंचता हूं और पता चलता है बाप रे आज तो 30 नवंबर को छुट्टी है। तो ऐसे केस के अंदर फिर 1 दिसंबर या जो भी अगला वर्किंग डे होगा ना बेटा, वो क्या मान लिया जाएगा, वो एक सही समय मान लिया जाएगा, या उसको हम लोग लास्ट डे बना लेंगे। किसको? इस चीज को हम लोग लास्ट डे बना लेंगे, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। तो ये होती है बात कंप्यूटेशन ऑफ टाइम से रिलेटेड, कि कंप्यूटेशन ऑफ टाइम करते वक्त आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लास्ट डे अगर आता है और लास्ट डे के अंदर अगर किसी भी कोई भी कारणवश पब्लिक हॉलीडे हो, नेशनल हॉलीडे हो, जो भी चीज हो, तो उसका अगला वर्किंग डे यहां पे क्या माना जाता है, अगला वर्किंग डे इफेक्टिव माना जाता है।
फिर आता है यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। हम लोग डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करेंगे, तो इनका कहना है कि एक इन अ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर आप डिस्टेंस को मेजर कीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपके साथ, मान लीजिए ये एक प्लेस है, अब यहाँ पे जाने के लिए, यहाँ से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए ऐसी जगह जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लो ये 1 किलोमीटर है, ठीक है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर। तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ। या ऐसा हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये डायरेक्ट, और अगर ऐसा इसको डायरेक्ट हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में रखा तो पता चलता है यहाँ पे कि ये 3.5 किलोमीटर है, तो हम लोग 3.5 किलोमीटर को यहाँ पे वेटेज देंगे। ऐसी वाली बात ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन देखना, अपने गूगल मैप्स के ऊपर ज्यादा भरोसा मत रखिए, ऐसा मैं नहीं, ऐसे लॉ का कहना है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के बीच में हमको डिस्टेंस कभी भी देखना है अगर आपको डिस्टेंस से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है तो। ड्यूटी टू बी टेकन एज अ प्रो राटा इन द एनैक्टमेंट, जबरदस्त चीज बेटा, मैं तो मेरे को लग रहा था कि अच्छा एक ही इसमें यहाँ पे दिया जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन लोगों का क्या कहना है, जैसे 100 रुपीज ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो अब 2 ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो 200 रुपीज पेनल्टी होने वाली है। सिंपल सी बात है ये तो। कंपनी को 5000 है, अब एक से ज्यादा कंपनी के ऊपर तो एक कंपनी की पेनल्टी दूसरे के ऊपर तो नहीं लगती, लेकिन ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो भी लायबल होंगे, अब एक को 5000 बोला है तो 2 लोग है तो 10,000, 3 है तो 15, 4 है तो 20,000, ये तो प्रो राटा वाइज लगने ही वाला है। ऐसे लोगों की यहाँ पे बात इन लोगों ने किया है कि ये वाली बात ये लोग कर रहे हैं। अब आपका फेवरेट वाला सेक्शन या जिसका आप लोगों को इंतजार था, दैट इज जेंडर एंड नंबर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हम लोग लॉ में ही शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा इंटेंशन केवल और केवल ही को ही इंक्लूड करने का नहीं है, हम यहाँ पे शी को भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। आप अज्यूम कर लेना कि ये लॉ एप्लीकेबल शी के ऊपर भी हो रहा है। अगर हमने कोई सिंगुलर शब्द का प्रयोग किया है तो आप अज्यूम कर लेना कि प्लूरल भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, ऐसा आप अज्यूम करते हुए चलिएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ये वाला प्रोविजन मतलब सेक्शन नंबर 13। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो क्या कहता है, जहां पे हम चाहते हैं कि केवल और केवल उसी व्यक्ति को इंक्लूड करना। जैसे देखो, विद द मैटर्स रिलेटिंग टू द सक्सेशन, मतलब जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है और उसके सक्सेशन से रिलेटेड बात आती है तो वहां पे स्पेसिफिकली वर्ड लिखा है मेल डिसेंडेंट, मतलब मेल डिसेंडेंट्स की वहां पे बात की है, उसके वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो मेल है उनके रिलेटेड वहां पे बात की हुई है। तो ऐसे केस के अंदर हम केवल और केवल मेल डिसेंडेंट की बात कर रहे हैं, यहां पे हम लोग फीमेल डिसेंडेंट्स की बात नहीं कर रहे, ऐसा ये कह रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना। मैं जबरदस्ती मेरे को मत गस्टेड लो, ऐसा कैसा लॉ हो गया हमारे साथ अन्याय, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो लिखा है मैं आपको उसको समझा रहा हूं, है ना। तो जहां पे स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज प्रयोग की गई है तो आपको स्पेसिफिक मानना होगा, आप उसके अंदर जबरदस्ती दूसरे चीज को इंक्लूड नहीं कर सकते, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या आप बात को समझ गए? सभी लोग बताइए मुझे यस सर। तो यहाँ पे आपकी जनरल वाली चीजें हो जाती है समाप्त। अब हम लोग चलते हैं कौन सी चीज के ऊपर, अब हम लोग पावर एंड फंक्शनैलिटीज के ऊपर चलते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट होने वाला है, इसके बाद तो हमारा मान लीजिए जनरल क्लॉजेज एक्ट फिनिश होने की कगार पर रहने वाला है, राइट। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे हम लोग कौन सा, सेक्शन नंबर 14 से लेके सेक्शन नंबर 19 तक। सेक्शन नंबर 14 की बात करेंगे, पावर्स कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब यहाँ पे क्या बोल के रखा है, समझिए बात को। सेक्शन नंबर 14 आप लोगों के साथ कहता है कि जो भी पावर कन्फर्ड की जाती है तो अनलेस अदरवाइज, मतलब ये जैसे जैसे ओकेजन डिमांड करेगा वैसे उस पावर्स को एक्सरसाइज किया जाएगा। ऐसा नहीं पावर्स इसके अंदर दे के रखिए तो आप उसको जबरदस्ती इंप्लाई कर दो करके, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एक्ट के अंदर कोई डेफिनेशन का रेफरेंस दिया गया है, तो जब तक वो डेफिनेशन का काम नहीं पड़ता है, जब तक वो एक्टिव रोल में नहीं आता है, तब तक क्या वो डेफिनेशन का काम करने वाला है? क्या नहीं करने वाला है। तो वो पावर कब आएंगी? जब वो डेफिनेशन रोल में, मतलब जब वो एक्ट रोल में आ जाएगा तब जाके डेफिनेशन की हमको जरूरत पड़ने वाली है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, सेक्शन नंबर 15 कहता है पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर अपॉइंट ऑफ एन एक्स ऑफिशियो। जैसे फॉर एग्जांपल सुनो, कभी कभार ऐसा होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं ना, उनको कोई दूसरे कमिटी के अंदर भी पोजीशन मिलती है क्योंकि वो जज है इसलिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं क्योंकि वो एक जगह जज है इसलिए उनको दूसरे जगह भी वो पोजीशन मिलती है। तो ऐसे केस के अंदर अगर ये वाली पोजीशन गई बेटा तो सिंपल सी बात है ये वाली पोजीशन भी जाने वाली है, क्योंकि ये पोजीशन फिल हो रही है केवल इसके कारण क्योंकि यहां पे वो जज है या यहां पे
उनके पास दूसरी पोजीशन है, इसको क्या बोला जाता है बताइए मुझे? पावर, मतलब इसे एक्स ऑफिशियो बोला जाता है, मतलब दूसरी ऑफिस की भी जगह जाएंगी, अगर ये वाली गई तो दूसरी भी जाएंगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। समझ रहे बात को? शक्ल अच्छी नहीं है, नौकरी जा रही है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर वो भी है ना, तो ये वाली बात यहां पे आने वाली है, ध्यान दीजिए। दूसरा क्या बोला गया? पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू सस्पेंड एंड डिसमिस। क्या जबरदस्त चीज बोली है। देखिए बेटा, अगर आप जोड़ सकते हो तो आप तोड़ भी सकते हो, मतलब क्या कि यहां पे अगर आप पैचअप कर सकते हो तो ब्रेकअप भी कर सकते हो। कहने की तात्पर्य यह है कि आपके पास अगर अपॉइंट करने का पावर है तो सिंपल सी बात है, सस्पेंड करने का पावर, अमेंड करने का पावर, डिसमिस करने का पावर भी आपके पास आने वाला है। ऐसी वाली चर्चा ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूट ऑफ फंक्शनैलिटीज की यहां पे बात करेंगे, सक्सेसर्स की बात करेंगे, ऑफिशियल चीफ्स एंड सबऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। मतलब सिंपल सी बात यह है कि यहां पे इन्होंने इन सारी चीजों का डेफिनेशन देके रखा है कि सब्स्टिट्यूट ऑफ फंक्शनैलिटीज का मतलब होता है कि कोई चीज के लिए मैंने यहां पे बोल के रखा हो कि इन लोगों से काम करवाना, लेकिन मान लो वो पोजीशन अभी फुलफिल्ड ही नहीं है, तो उसके अलावा और कौन उस काम को कर सकता है, कौन सब्स्टिट्यूट उसका बन सकता है, वो वाली चीज के रिगार्डिंग। सक्सेसर्स तो कौन से केस में होता है? परपेचुअल सक्सेशन वाले केस में होता है। इंसान ऊपर से बहुत ऊपर चले जाए तो कौन सा व्यक्ति सक्सेसर बन सकता है। ऐसा ही सेम चीजें आती है दूसरे जगह पे कि मान लीजिए ये ऑफिसर वगैरह नहीं होता है तो उसके जगह कौन सा ऑफिसर रोल कॉल ले सकता है, कौन से ऑफिसर डिसीजन ले सकता है, उसकी बात यहां पे की जा रही है। अब सेक्शन नंबर 20 के रिगार्डिंग बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्डर्स इशूड अंडर द एनैक्टमेंट्स करके। मतलब इनका क्या कहना है, समझिए बात को। इन लोगों का कहना है कि वेयर बाय लेजिस्लेशन या रूल अगर पावर टू इशू नोटिफिकेशन, ऑर्डर या स्कीम या रूल फॉर्म देके रखा है तो ऐसे केस के अंदर देन एनीथिंग रिपेकेंट, तो ऐसे यहां पे क्या बोला जा रहा है, तो उससे रिलेटेड मान लो अगर मुझे नोटिफिकेशन, मुझे ऑर्डर्स या मुझे स्कीम लाने का पावर है तो उससे रिलेटेड जितने भी शब्द वगैरह चीजें मैं उसको एक तो डिफाइन करूं या वही एक्ट के अंदर जो दूसरे शब्द वगैरह होंगे उसको आप मान लेना। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट के अंदर मैंने एक कोई टर्म है, डिविडेंड करके टर्म है बेटा। डिविडेंड को मैंने रूल के थ्रू मैंने स्पेसिफाई किया कि इतने % का डिविडेंड आपको ये पोजीशन तक या इस डेट तक लाना होगा करके। अब ये डिविडेंड शब्द को मैंने उस रूल के अंदर डिफाइन नहीं किया, तो सिंपल सी बात है, अब जनरल क्लॉजेज एक्ट के पास भाग के नहीं आऊंगे। आपको सबसे पहले कंपनीज एक्ट को चेक करना होगा, वो रिस्पेक्टिव एक्ट को चेक करना, और उसके बाद आप जनरल क्लॉजेज एक्ट के पास आएंगे भाग के, ऐसा लिखा जा रहा है। तो अगर मैंने कोई चीज को रूल बनाया और वो रूल के अंदर डेफिनेशन नहीं दे रखे रखा हो या वो ऑर्डर के अंदर डेफिनेशन नहीं है तो आप वो एक्ट को रेफर करना, और वो एक्ट में नहीं है तो फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट के पास आना, तब तक आप हमारे पास मत आना, ऐसा सेक्शन नंबर 20 कहता है। इसकी लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे ना तो बस बेटा फिर तो यही ढेर हो जाना है। तो आपको केवल और केवल अभी समझना है, उसको रिकॉल या जितना हो सके उतना रिटेन करना है और फिर आगे बढ़ते हुए में चलना है। फिर देखिए, पावर टू इशू या इंक्लूड द पावर्स टू ऐड या अमेंड करके। अब अगर मेरे पास कोई चीज इशू करने का पावर है, कोई चीज लाने का पावर मेरे पास है, तो उसको मैं ऐड करने का, अमेंड करने का, रिसाइन, कैंसिल, रिसाइन का मतलब होता है कैंसिल, ये सारे बायलॉज, उस बायलॉज से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होंगे वो सारे डिसीजन लेने का पावर भी क्या मेरे पास आ जाता है क्या? हाँ, उस चीजों से रिलेटेड सारे डिसीजन लेने का पावर भी मेरे पास आ जाता है, ऐसा यहाँ पे सेक्शन नंबर 21 कहता है। मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब देखिए, मेकिंग ऑफ द रूल्स बायलॉज एंड इशूइंग ऑफ द ऑर्डर्स बिटवीन पासिंग एंड द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट से रिलेटेड। मतलब देखो समझो, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि मैंने कोई रूल्स को डिफाइन किया, ठीक है, मैंने कोई रूल्स से रिगार्डिंग चीजें बनाया, ठीक है, ये रूल्स एक्ट से रिलेटेड थी। अब अभी तक ये एक्ट फोर्स में नहीं आया है, अभी तक ये एक्ट अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होना चालू हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, ये लॉजिकल है। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि हम अलग सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन नंबर 22, जो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। मतलब क्या, अगर आप रूल्स या बायलॉज बना के रखते हो लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ है एनैक्टमेंट, अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है, तो चिंता मत कर, जो ऐसे केस के अंदर हम आपके रूल्स वाले चीज को भी क्या कर देंगे, डेफर कर देंगे। ये वाली बात इन लोगों का कहना है। अब अगर आप कोई भी चीज को अमेंड या कोई भी चीज को चेंज कर रहे हो, कोई पुराने की जगह नया लॉ ला रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट बनाओ, इस ड्राफ्ट को आप पब्लिश करो अपने साइट के ऊपर सेपरेटली और स्पेसिफाई कर दो डेट। जैसे अगर मैं बात करूं, आप जीएसटी आया तो जीएसटी के केस में ड्राफ्ट इशू हुआ, फिर जितनी भी बॉडीज थी जैसे आईसीआई, सीएस, सीएमए, इन सब लोगों के पास भेजा गया ड्राफ्ट को कि अगर आपको कोई कंसर्न है इस ड्राफ्ट से रिलेटेड तो आप हमको उससे रिलेटेड ऑब्जेक्शन रेज कीजिए। तो आपको ऑब्जेक्शन या कमेंट रेज करना होता है, फिर उस चीज को मद्देनजर रखते हुए फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाता है और फाइनल ड्राफ्ट को पब्लिश कर दिया जाता है, फाइनल वाले चीज को, ठीक है।
तो ये वाले पॉइंट्स पूरे पूरे यहाँ पे दिए गए कि किसी भी चीज को आपने करने से पहले, किसी भी चीज को फाइनल करने से पहले या कोई नया एक्ट पुराने के जगह लाने से पहले, जैसे अभी अपना न्यू कोर्स आ रहा है तो न्यू कोर्स से रिलेटेड भी ड्राफ्ट होता है और वेरियस स्टेक होल्डर्स को बोला जाता है अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम तक पहुंचिए करके, ऐसा इंस्टीट्यूट कहता है ना। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राफ्ट बनाओ, स्पेसिफाई करो उसके अंदर डेट, ऑब्जेक्शन या कमेंट अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो बताइए, और उसके बाद पब्लिश कर दिए फाइनल वाली चीज को, प्रीवियस चीज को पब्लिश कर दीजिएगा, और उसके कारण आप क्या कर पाएंगे, उसके कारण ये सारी चीजें मतलब इस तरीके से आपको कोई नए एक्ट को मतलब लाना होगा रोल कॉल के अंदर, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। अब सेक्शन नंबर 23(5) देखते हैं, जो कंसर्न जो रेजेस अ कंक्लूसिव प्रिजम्पशन, कौन सी चीज के रिगार्डिंग, क्या अगर ऑफिशियल गैजेट में कोई चीज आ जाए बेटा, ऑफिशियल गैजेट के अंदर यहाँ पे सारी चीज आ गई तो उसके अंदर इररेगुलरिटीज भी आ गई ना, तो उसको भी कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। एक बार आपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर चीजें डाल दी, अब उसको आप केवल अमेंड और चीजें चेंजेस कर सकते हो रूल्स के अंदर, बाकी अब आप उसको फाइनल चीज को, अब आपको लॉ रेडी हो चुका है, अब आपने गलत चीज कोट कर दिया तो हो सकता है लोग वो गलत चीज का फायदा उठा ले, इसलिए ड्राफ्ट को बहुत केयरफुली एनालाइज करके ही उसको ऑफिशियल गैजेट में डालिएगा, ऐसा सेक्शन नंबर 23(5) कहता है। क्या आप बात को समझे? सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप ये बात को समझ रहे हैं क्या, है ना। तो ये वाली चीज होती है सेक्शन नंबर 23(5) के अंदर। अब हम लोग सेक्शन नंबर 24 के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑर्डर इशूड अंडर द एनैक्टमेंट्स रिपील्ड एंड एनैक्टेड करके, मतलब क्या, कभी कभार अब ऑब्वियस सी बात है 5 और 5A के हिसाब से जब आप यहाँ पे ऑर्डर्स हो सकते हैं, कोई चीजों को आपने रिपील वगैरह कर दिया था लेकिन उसके अंदर कोई ऑर्डर्स पास हुए थे, देखो समझो वो ऑर्डर्स से आज भी हमने जो नया एक्ट लाया है ना, भले पुराने एक्ट को रिपील करके नया लाया हमने, तो वो रिपील से रिलेटेड, तो कुछ शब्दों से रिलेटेड जिसके लिए हमने स्पेसिफिक ऑर्डर लाया था ना, तो उन चीजों से रिलेटेड आज भी क्या मैं वो ऑर्डर को रेफर कर सकता हूं क्या? आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर। देखो अगर आपने उस ऑर्डर्स की सारी चीजों को नए एक्ट में कंसीडर कर लिया, परफेक्ट बात है, आपने नहीं किया तो आप पुराने ऑर्डर को भी रेफर कर सकते हो, कंटिन्यूएशन ऑफ दैट ऑर्डर आप यहां पे कर सकते हो, ऐसी वाली बात ये लोग कह रहे हैं। क्या आप बात को समझ रहे हैं? मतलब आज भी अगर वहां पे कोई एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है तो उस एम्बिग्यूटी से रिलेटेड हम लोग ये देखेंगे कि प्रीवियस एक्ट के अंदर जो हमने ऑर्डर पास किया था, अगर वो इस एम्बिग्यूटी को कवर करते हुए चल रहा है तो वेल एंड गुड, ऐसी वाली बात यहां पे आ जाती है। मिसलेनियस एक छोटा सा पार्ट है बेटा जिसको आप पढ़ सकते हो, कुछ खास चीज नहीं है इसके अंदर। ऑर्डिनेंस और दूसरी ऐसी चीज है, जो मेन कंटेंट था उस चीज को हम लोगों ने एकदम बढ़िया तरीके से पूरा समाप्त कर दिया है, राइट। होप सो आपको ये सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से समझ गई हो। चलिए अब लेक्चर की एंड करते हैं। आपको जाने से पहले बता दूं कि अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल का आप अभी तक हिस्सा नहीं बने हो तो बन जाइएगा, फॉलो कीजिएगा मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। अनअकैडमी के क्लासेस के बारे में बता दूं तो यहाँ पे दो तरीके से पढ़ाई होती है बेटा, एक होता है फ्री क्लासेस, दूसरा होता है पेड क्लासेस। पेड क्लासेस के अंदर आपको प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना होता है अगर आप हमसे स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सेम चीजें आइकॉनिक में, उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 14th दिसंबर से हमारी ग्रुप 2 की बैचेस चालू हो रही है अनअकैडमी के ऊपर। अब ये जो ग्रुप 2 की बैचेस है, एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सारे चारों सब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाता है हमारे एक सब्सक्रिप्शन। यही नहीं बेटा, इसके अलावा मल्टीपल एजुकेटर्स का भी आपको एक्सेस मिल जाता है जब आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब। तो ऐसे केस में आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आप यहां पे IG सर कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट गारंटेड मिलता है, चाहे फिर 20% हो, 10% हो, जो भी उस समय आपको डिस्काउंट पॉलिसी या डिस्काउंट ऑफर्स एप्लीकेबल होते हैं, सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाती है IG सर कोड के ऊपर, राइट। तो चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल सून, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।